Hello everyone, myself Harshit Kumar Pandey, and in this video I am going to cover the concept of database design, normalization, FD, etc. and what are the concept of 1NF, 2NF, 3NF and BCNF. So let's start the class. So myself Harshit Kumar Pandey, and today I am going to tell about the database design, normalization, 1NF, 2NF, 3NF, etc. So let's start the class. So what is the database design? Question arises, what is the database design? तो डेटाबेस डिजाइन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा इनटू द स्ट्रक्चरल फॉर्मेट दैट इंश्योर कंसिस्टेंसी, इफिशियंसी एंड एक्यूरेसी. यानी डेटाबेस डिज़ाइन क्या है? एक प्रकार का डेटाबेस डिज़ाइन एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को इनटू स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में. यानी हम डेटा को स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं. ये क्या करता है? ये आपके डेटा को इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी, इफिशियंसी और एक्यूरेसी में. अब देखिए इसमें कुछ जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कि स्कीमा का मतलब क्या होता है? तो स्कीमा मतलब एक लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इंक्लूडिंग टेबल, कॉलम और रिलेशनशिप, उसका नाम होता है स्कीमा. वहीं कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब कुछ रूल जो कि मेंटेन करें डेटा के इंटीग्रिटी को, उनका नाम होता है कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि हम डेटाबेस डिजाइन के लिए कुछ रूल का इस्तेमाल करें, यानी रूल टू मेंटेन डेटाबेस को इंटीग्रिटी, उसी का नाम होता है कांस्टेंट. रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप यह बताता है कि कैसे वन टेबल जो है वो रिलेट करता है डेटा ऑफ अदर टेबल. जैसे कि एग्जांपल प्राइमरी एंड फॉरेन की हैं, ये क्या है? ये आपके रिलेशन बताते हैं. यानी रिलेशनशिप मतलब कि एक टेबल किसी दूसरे टेबल का रिलेशन बताना. ठीक. अब व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन क्या होता है डेटाबेस में? तो नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो एक प्रकार का सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम डेटाबेस के डिज़ाइन को ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को इनटू मल्टीपल टेबल में. यानी नॉर्मलाइजेशन एक प्रकार का सिस्टमैटिक प्रोसेस है डेटाबेस डिज़ाइन का, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को इनटू मल्टीपल टेबल. अब नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्यों हुई? तो नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता इसलिए हुई, नॉर्मलाइजेशन के कारण हम क्या कर दिए? रिड्यूस कर दिए रिडंडेंसी को हमने रिड्यूस किया, डाटा के इंटीग्रिटी को हमने इंश्योर किया. इसकी हेल्प से नॉर्मलाइजेशन की. यानी नॉर्मलाइजेशन से आप यह कह सकते हैं कि आप रिडंडेंसी मतलब कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको एलिमिनेट करना. जैसे कि कोई दो टेबल बन जा रहा है, एक ही जैसे दो टेबल है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए रिडंडेंसी का इस्तेमाल करते हैं. तो नॉर्मलाइजेशन से क्या होता है? डाटा की इंटीग्रिटी इंप्रूव होती है और रिडंडेंसी एलिमिनेट हो जाती है और स्केलेबिलिटी जो होती है वो फैसिलिटेट हो जाती है. तो आगे करके हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. तो जैसा कि नॉर्मलाइजेशन क्या है? एक प्रकार का सिस्टमैटिक्स प्रोसेस है डेटाबेस डिजाइन का, जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं मल्टीपल टेबल, यानी लार्ज टेबल. अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं? नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं? तो नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो इन्वॉल्व डिवाइडिंग लार्ज टेबल इनटू स्मॉल वेल स्ट्रक्चर टेबल वाइल मेंटेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन द. यानी नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं? लार्ज टेबल को स्मॉल वेल स्ट्रक्चर टेबल में डिवाइड करते हैं. यानी लार्ज टेबल को हम स्मॉल टेबल में क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे. उसी का नाम होता है नॉर्मल फॉर्म. यानी नॉर्मलाइजेशन में हम लार्ज टेबल को स्मॉलर टेबल में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे और क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे रिलेशन बिटवीन, उसमें रिलेशन बनाएंगे. दिस प्रोसेस एड्रेस टू द सेट ऑफ रूल कॉल्ड नॉर्मल, इसी का नाम होता है नॉर्मल फॉर्म. तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? जब हम लार्ज टेबल को किसी भी स्मॉल टेबल में कन्वर्ट कर दें, उसी का नाम होता है नॉर्मल फॉर्म. यहाँ पर मैं वहाँ पर ही यही लिखा हूँ कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? किसी लार्ज टेबल को स्मॉल टेबल में कन्वर्ट कर देना. ये क्या करता है नॉर्मल फॉर्म? इससे हम इफिशिएंट और एरर फ्री डेटाबेस डिज़ाइन को, नॉर्मल फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं? किसी इफिशिएंट और एरर फ्री डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि डेटाबेस डिज़ाइन में नॉर्मलाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है. तो बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? तो नॉर्मलाइजेशन के कारण आप क्या कर सकते हैं? रिडंडेंसी को एलिमिनेट कर सकते हैं. रिडंडेंसी मतलब जब भी मैंने बताया कि कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, कोई टेबल या कोई रो, कोई कॉलम या कोई मतलब कि कोई टेबल है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं. और डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए भी नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं और स्केलेबिलिटी को फैसिलिटेट करते हैं. ठीक. अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइज डेटा बेस आर द ईजी टू मैनेज द स्केल एज द अमाउंट ऑफ डेटा ग्रो. यानी हम क्या करते हैं? अगर हमको नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस जो होता है वो हम उसको ईजी टू मैनेज कर सकते हैं डेटा के ग्रो के लिए.
अब देखिए एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं अननॉर्मलाइज्ड टेबल कैसा होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट टेबल, नेम, कोर्स, इंस्ट्रक्शन और फ़ोन दिया है, कुछ इस प्रकार से दिया है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलिस एंड हर डिटेल्स आर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एलिस है उसका डिटेल क्या है, रिपीट हो रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, देखिए एक ही रो या क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू बार बार रिपीट, एलिस बार बार आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, रिपीट हो रही है। यही क्या है, यही है रिडंडेंसी। तो इसमें क्या हो गया, अननॉर्मलाइजेशन फॉर्म में रिडंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। रिडंडेंसी को क्या करते हैं हम, रिमूव नहीं कर पाते हैं अननॉर्मलाइज्ड टेबल में। उसी तरह यहाँ पर क्या हो गया, अपडेट हो गया। अगर देखिए अगर किसी भी डेटा को, जैसे चेंजिंग डॉक्टर स्मिथ फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड मल्टीपल अपडेट, अब यहाँ पर अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक, पूरे मल्टीपल टेबल को अपडेट करना पड़ेगा, पूरे टेबल को। वहीं अगर किसी डिलीट कर दिए तो 3 प्रकार के इसमें रुकावट आते हैं अननॉर्मलाइज्ड टेबल में। नॉर्मलाइज्ड अगर देखिए क्या होते हैं, 3 प्रकार के क्या होते हैं, दिक्कत फेस करते हैं नॉर्मलाइज्ड टेबल। अननॉर्मलाइज्ड टेबल 3 प्रकार का दिक्कत फेस करता है। कौन कौन से 3 प्रकार के ड्रॉबैक फेस करता है अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म, तो उसी को सुधारने के लिए नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल किया गया। तो पहला दिक्कत है कि रिडंडेंसी मतलब कोई वैल्यू बार बार रिपीट करना, जैसे कि एलिस का और उसका डिटेल बार बार रिपीट कर रहा था। ठीक, तो इसको हटाने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल किए। उसी तरह दूसरा इसमें प्रॉब्लम हो गई कि जो एनॉमली है उसको अपडेट करने में भी कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि हम किसी भी एनॉमली को अगर हम क्या करें, किसी भी रो या कॉलम को अगर हम अपडेट करेंगे तो पूरे रो को अपडेट करना पड़ेगा। और तीसरा एनॉमली हो गया कि अगर हम किसी भी चीज़ को क्या करें, जैसे डिलीट कर देंगे तो हमको पूरा टेबल ही डिलीट करना पड़ेगा। यानी डिलीटिंग मैथ फ्रॉम द एलिस माइट रिमूव द इंस्ट्रक्शन डिटेल। अगर हम इसमें मैथ को रिमूव कर दें तो पूरा इसका इंस्ट्रक्शन डिटेल ही रिमूव हो जाएगा। तो 3 प्रकार की एनॉमली होती है। ठीक, इसीलिए 3 प्रकार की एनॉमली को सुधारने के लिए ही हमने नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल किया। नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से आपने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया रिडंडेंसी को, इम्प्रूव कर दिया डाटा की इंटीग्रिटी को और फैसिलिटेट कर दिया स्केलेबिलिटी को। ठीक, तो 3 प्रकार की एनॉमली थी, 3 प्रकार की रुकावट थी किसमें, डेटाबेस के डिज़ाइन में, जो कि अननॉर्मलाइज्ड टेबल एक्सप्लेन कर रहा है। यानी यहाँ पर अननॉर्मलाइज्ड टेबल दिए हैं और इसमें 3 प्रकार की रुकावट थी। कौन कौन सी प्रॉब्लम, रिडंडेंसी, अपडेट एनॉमली और डिलीट एनॉमली। इन 3 प्रॉब्लम को सुधारने के लिए हमने नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल किया। अब देखिए अगर इसको हम नॉर्मलाइज्ड टेबल, जैसे कि ये अननॉर्मलाइज्ड टेबल था ना, इसको अगर हमको नॉर्मलाइज्ड टेबल बनाना है तो क्या करेंगे, बड़े से स्मॉल टेबल को हम जैसे कि बिग टेबल को, लार्ज टेबल को हम स्मॉल टेबल में डिवाइड कर दिए। जैसे कि हमने स्टूडेंट का अलग सा टेबल बना दिया, कोर्स का अलग सा टेबल और इंस्ट्रक्शन का अलग सा टेबल बना दिया, जिस कारण से हम यहाँ पर इसको क्या कर पाएँ, इसमें जो रिडंडेंसी, जो एनॉमली थी, जो प्रॉब्लम थी, वो सुधर गई नॉर्मलाइज्ड टेबल से। ठीक, यानी हम इसमें मल्टीपल टेबल का इस्तेमाल करते हैं। यही इसका डिफिनीशन में भी आपने पढ़ा था कि नॉर्मलाइजेशन में हम मल्टीपल टेबल का इस्तेमाल करते हैं। और 3 प्रकार की एनॉमली क्या होती है, 3 प्रकार की रुकावट क्या होती है जो अननॉर्मलाइज्ड टेबल नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, उसी अननॉर्मलाइज्ड टेबल को सुधारने के लिए हमने नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल किया। यानी 3 प्रकार की जो रुकावट थी या प्रॉब्लम थी वो थी रिडंडेंसी, अपडेट एनॉमली एंड डिलीट एनॉमली। इन्हीं को सुधारने के लिए हमने नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल किया। नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं, बड़े से टेबल को हम स्मॉल टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि कोई बड़ा सा चीज़ टूटकर स्मॉल छोटे छोटे भाग में डिवाइड हो जाए तो वही होता है नॉर्मल। यानी लार्ज टेबल स्मॉल टेबल में जब कन्वर्ट हो जाता है उसी का नाम होता है नॉर्मल फॉर्म। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये अननॉर्मलाइज्ड टेबल को हमने नॉर्मलाइज्ड टेबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, कुछ इस प्रकार से टेबल बने, 4 टेबल बने इसमें। ठीक, यानी एक टेबल से 4 टेबल, यानी जो टेबल थे क्या हुए, बड़ा टेबल छोटे छोटे टेबल में डिवाइड हो गया। अब हम बात करते हैं फंक्शन डिपेंडेंसी की। फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होता है, तो देखिए फंक्शन डिपेंडेंसी मतलब कि एक प्रकार का ऐसा रूल जिसमें हम एक कॉलम की सहायता से, एक कॉलम और इन टेबल की सहायता से हम दूसरे कॉलम को बता सके, उसी का नाम होता है फंक्शन डिपेंडेंसी। इसके डिफिनीशन से पढ़ते हैं कि फंक्शन डिपेंडेंसी हमको बताता क्या है। तो ये फंक्शन डिपेंडेंसी इज द रूल दैट डिफाइन हाउ वन कॉलम इन ए टेबल
डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अनदर टेबल, यानी एक कॉलम किसी टेबल का कैसे डिटरमाइन कर देता है वैल्यू ऑफ अनदर टेबल, कौन बताता है? फंक्शन डिपेंडेंसी, यानी एक दूसरे पर डिपेंड है, इसी का नाम हो गया फंक्शनल डिपेंडेंसी। जैसे कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डिटरमाइन वाई, यानी यहाँ पर एक्स क्या है? एक्स है डिटर्मिनेट और वाई क्या है? डिपेंडेंट। और इसको जैसे कि एक्स ये एरो लगा है तो इसको रीड कैसे करेंगे? एक्स डिटरमाइन करता है वाई को, जहाँ पर एक्स रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट क्या होते हैं? ऐसे कॉलम जिसकी वैल्यू डिसाइडेड करे अनदर कॉलम को, उसका नाम होता है डिटर्मिनेट। और डिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड करे किस पर? जो डिपेंड करे डिटर्मिनेट पर, उसी का नाम होता है डिपेंडेंट। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स और वाई दिया है, तो यहाँ पर जो एक्स है वो डिटर्मिनेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये वाई की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देगा। यानी ये क्या करेगा? ऐसा कॉलम जो वैल्यू ऑफ डिसाइडेड, जो दूसरे वैल्यू को भी क्या कर देगा? डिसाइड कर देगा, वो क्या है? डिटर्मिनेट। और डिपेंडेंट क्या है? जो एक्स पर निर्भर करे या डिपेंड करे, उसका नाम होता है डिपेंडेंट। जैसे कि कॉलम हुज वैल्यू डिपेंड ऑन, जैसे कि इस एग्जांपल से देख सकते हैं एक्स डिटरमाइन वाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डिटरमाइन करता है वाई, ठीक। और यहाँ पर वाई क्या है? डिपेंड कर रहा है एक्स पर। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं आपको, स्टूडेंट आईडी, नेम और कोर्स, कुछ इस प्रकार से एग्जांपल है। स्टूडेंट आईडी में क्या है? नेम। इफ़ यू नो स्टूडेंट आईडी यू कैन फाइंड द नेम। अगर आपको स्टूडेंट आईडी का क्या पता चल जाए? अगर आपको स्टूडेंट आईडी का नेम पता चल जाए तो आप, अगर इफ़ यू नो स्टूडेंट आईडी यू कैन, अगर आपको स्टूडेंट आईडी पता चल जाए तो आप उसके नेम को बता सकते हैं, ठीक, इन जनरल। ठीक, इन जनरल आप यह कर सकते हैं कि अगर आपको स्टूडेंट आईडी पता चल जाए तो आप नेम को बता सकते हैं। वहीं कोर्स की अगर हम बात करें, देखिए जैसे कि यहाँ पर दिखा है स्टूडेंट आईडी और डिटरमाइन करता है किसको? नेम। यहाँ पर इस तरह से लिखा है ना कि स्टूडेंट आईडी डिटरमाइन करता है नेम को। इसको इस तरह से इस एग्जांपल, ये जो टेबल है इसको बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट आईडी डिटरमाइन करता है नेम को, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको स्टूडेंट आईडी पता होगी तो आप नेम को बता सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं कोर्स जो है वो डिटरमाइन करता है नेम। एक एग्जाम्पल मैंने अपने से बनाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा दिस इज नॉट ट्रू एज द सेम, इट इज नॉट ट्रू एज द सेम कोर्स कुड बी टेकन टू मल्टीपल टेबल। ये ट्रू नहीं हो सकता कि कोई कोर्स जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट को मिल सके, बहुत डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ गए होंगे कि क्या होता है। यानी अगर आप इस, जैसे कि दिस इज नॉट ट्रू एज द सेम कोर्स, ये ट्रू नहीं हो सकता अगर सेम कोर्स को हम टेक करें मल्टीपल टेबल में, ठीक। जैसे कि स्टूडेंट आईडी से आप नेम को बता सकते हैं, उसी तरह ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेम कोर्स से मल्टीपल स्टूडेंट को बता सकते हो। मल्टीपल स्टूडेंट को बता भी सकते हैं, ना भी बता सकते हैं, इसका कहने का मतलब ये है। लेकिन स्टूडेंट आईडी अगर आपको पता है तो आप इसके नेम को बता सकते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ इसी का, ठीक। तो जैसे एक्स, ये वाला एरो सिंबल और वाई का, तो इसको रीड कैसे करेंगे? एक्स डिटरमाइन करता है वाई, यानी एक्स जो है वो वाई की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर सकता है। और वाई यहाँ पर क्या है? वाई यहाँ पर है डिपेंडेंट, ये है डिपेंडेंट, इस पर निर्भर करता है एक्स पर। और एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स है आपका डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट मतलब ऐसा कॉलम जो दूसरे अदर कॉलम की वैल्यू को डिसाइड कर दे। अब देखिए वाई फंक्शन डिपेंडेंसी, फंक्शन डिपेंडेंसी का इंपॉर्टेंस क्यों है? तो देखिए फंक्शन डिपेंडेंसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डाटा को ऑर्गेनाइज करता है। यानी ये क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइज कर रहा है डाटा को। बाई आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन कॉलम वी कैन डिजाइन बेटर डेटाबेस। यानी इसका पहला एडवांटेज है कि डाटा को ऑर्गेनाइज करना। कैसे? उसकी आइडेंटिफाई करना, रिलेशन बिटवीन उनके, हम क्या करते हैं? कॉलम के बीच में रिलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। वी कैन डिजाइन बेटर डेटा, फिर उसके बाद हम बेटर डेटाबेस को डिजाइन करते हैं। तीसरी बात करें तो रिमूव करता है रिडंडेंसी। कौन? फंक्शन डिपेंडेंसी भी क्या करता है? रिडंडेंसी को रिमूव करता है। यानी ये प्रिवेंट करता है स्टोरिंग अननेसेसरी रिपीटेड, यानी जो रिपीट डाटा है उनको क्या कर रहा है? ये रिमूव कर रहा है। और तीसरा है इम्पॉर्टेंट कि एरर को अवॉइड करता है, जैसे कि रिड्यूस इशू लाइक इनकरेक्ट या इनकन्सिस्टेंट डाटा को भी क्या कर रहा है? अवॉइड कर रहा है। कौन? फंक्शन डिपेंडेंसी। अब देखिए वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी होते हैं।
उसके पहले हम कुछ आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड को पढ़ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि आर्मस्ट्रॉन्ग और एक्जिम्स क्या होते हैं या इन्फेरेंस रूल फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होते हैं, इनकी बात करिए। आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड क्या है, तो ये क्वेश्चन आता है एकेटीयू में। तो आर्मस्ट्रॉन्ग एक्जिम क्या है, एक प्रकार के बेसिक रूल हैं जो कि डिराइव करते हैं ऑल पॉसिबल फंक्शन डिपेंडेंसी फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ एफडी। यानी आर्मस्ट्रॉन्ग एक्जिम एक प्रकार के बेसिक रूल हैं जो कि क्या करें, डिराइव कर दें ऑल पॉसिबल फंक्शन डिपेंडेंसी को किसी भी गिवन सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी पर। ठीक, तो देयर आर 3 मेन एक्जिम। इनके कितने एक्जिम होते हैं, 3 मेन एक्जिम होते हैं। कौन कौन से, रिफ्लेक्सिविटी, और उसके बाद होता है आर्गुमेंटेशन, और उसके बाद ट्रांसिटिविटी। तो एक एक कर पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है। रिफ्लेक्सिविटी क्या है, इट इज़ द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इज सबसेट ऑफ अनदर सेट ऑफ एट्रीब्यूट। यानी रिफ्लेक्सिविटी हमको यह बताता है कि जैसे मान लीजिए कि x क्या है, x एक प्रकार का सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो कि डिपेंड करता है सेट ऑफ अनदर एट्रीब्यूट पर। ठीक, यानी रिफ्लेक्सिविटी ये कहता है कि अगर x क्या है, गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, और y क्या है, सबसेट ऑफ गिवन सेट ऑफ क्या है, एट्रीब्यूट है। यानी इसी में पाया जाता है, किसमें, x में y पाया जाता है। तो इसका मतलब हो क्या, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मीनिंग यह कह सकते हैं कि एनी एट्रीब्यूट्स और ग्रुप डिटरमाइन इटसेल्फ और इट्स सबसेट। रिफ्लेक्सिविटी से इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी एट्रीब्यूट या ग्रुप जो है वो अपने आप का सबसेट होता है और अपने की वैल्यू को भी डिटरमाइन कर सकता है। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब ये है, जैसे कि x डिटरमाइन y, यानी x क्या है, गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, और y क्या है, सबसेट ऑफ गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट, यानी y जो है वो x में ही पाया जा रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि a क्या है, गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, b सबसेट ऑफ, देखिए रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि a और b है, तो a क्या होगा, गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट, और b क्या है, सबसेट हो रहा। सबसेट मतलब b जो है वो a में ही पाया जाएगा। ठीक, तो a आपका डिटरमाइन कर देगा b को। जैसे इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट का 3 टेबल बना है। तो जो रोल नंबर और नेम है वो किसको, रोल नंबर और नेम किसको डिपेंड कर रहे हैं, नेम को। यानी रोल नंबर और नेम मिलकर नेम को क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि नेम जो है वो क्या है, इसी का पार्ट है। किसका पार्ट है, सबसेट है रोल नंबर, इसी में पाया जाता है। रोल नंबर और नेम में ही क्या, नेम पाया जाता है। तो ये क्या है, ये फंक्शन डिपेंडेंसी को वैलिड करता है। समझ में आया कि रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है, यानी इसी में पाया जाना। जैसे कि रोल नंबर और नेम में आपका नेम पाया जाता है, तो ये क्या है, नेम जो है वो आपका सबसेट है, किसका, रोल नंबर और नेम का। ठीक, उसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रोल नंबर और रोल नंबर ये भी क्या है, ये भी एनी कॉलम ऑलवेज डिटरमाइन। देखिए रोल नंबर को डिटरमाइन कर सकता है, तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिविटी को फॉलो कर रहा है। ठीक, यानी रिफ्लेक्सिविटी से आपने यह समझा कि ए क्या है, गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट, और बी क्या है, सबसेट ऑफ गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट, और कोई भी वैल्यू अपना सबसेट होता है, और ये रिफ्लेक्सिविटी यही कहता है। ठीक, रिफ्लेक्सिविटी यही कहता है। रिफ्लेक्सिविटी क्या कहता है कि कोई वैल्यू दूसरे वैल्यू, जो दूसरा वैल्यू है सबसेट है, जैसे कि ए और बी है, ये क्या है, सबसेट है ए का। यही रिफ्लेक्सिविटी कहता है ना। रिफ्लेक्सिविटी ये कहता है कि एनी एट्रीब्यूट या ग्रुप जो है वो अपने वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं या उसके सबसेट को। जैसे कि एक्स डिटरमाइन वाई, तो एक्स क्या है, गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जो कि वाई की वैल्यू को डिटरमाइन कर रहा है, और वाई एक्स में ही पाया जाता है। तो ये रिफ्लेक्सिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अब आर्गुमेंटेशन की बात करें तो आर्गुमेंटेशन क्या है, जैसे मान लीजिए कि x जो है वो डिटरमाइन करता है y को, एक क्या है, वैलिड फंक्शन डिपेंडेंसी है। तो हम क्या करते हैं, आर्गुमेंटेशन में हम कुछ ऐड कर ले। जैसे कि यहाँ पर आपने कुछ क्या किया, ऐड कर लिया, जैसे x प्लस जेड कर लिया और y प्लस जेड कर दिया। दोनों जगह अगर सेम चीज़ से वैल्यू को अगर ऐड करते हैं तो ये भी सही है। तो ये आर्गुमेंटेशन है। आर्गुमेंटेशन क्या कहता है, इसकी मीनिंग से समझते हैं कि अगर हम ऐड करें सेम एट्रीब्यूट को दोनों साइड ऑफ द वैलिड फंक्शन डिपेंडेंसी डज नॉट चेंज द डिपेंडेंस। यानी अगर हम किसी वैल्यू को ऐड कर दें आगे, आप जैसे कि यहाँ पर हमने जेड को ऐड कर लिया, तो इससे फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। यही आर्गुमेंटेशन कहता है। जैसे कि x डिटरमाइन कर रहा था y को,
अब हमने क्या किया, x के साथ z को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और y के साथ भी z को ऐड कर दिया। यानी ये जो z है और यहाँ पर भी जो है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये आर्गुमेंटेशन है। यानी सेम वैल्यू से अगर हम दोनों साइड ऐड करेंगे तो उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही आर्गुमेंटेशन का रूल कहता है। इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई है और b प्लस वाई, a प्लस वाई है और b प्लस वाई है ना। यानी हमने सेम वैल्यू से यहाँ पर क्या किया, सेम एट्रीब्यूट्स को ऐड किया, तो इस पर फंक्शन डिपेंडेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, बिल्डिंग का कुछ है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि रोल नंबर और नेम का हमने क्या किया, पहले एक, जैसे कि रोल नंबर जो है वो नेम को डिटरमाइन कर सकता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, रोल नंबर के साथ डिपार्टमेंट भी और नेम के साथ भी डिपार्टमेंट को ऐड करेंगे। दोनों साइड अगर डिपार्टमेंट को ऐड कर दिए तो ये भी वैलिड है। ठीक, अब हम आखिरी आर्मस्ट्रांग मेथड के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या करता है, जैसे मान लीजिए ट्रांजिटिविटी यह कहता है कि x डिटरमाइन करता है y को, और y जो है वो किसी और वैल्यू z को डिटरमाइन करता है। तो जो x है वो डिटरमाइन करेगा किसको, z को। दिस इज द रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी। यानी ट्रांजिटिविटी से यह कह सकते हैं कि अगर x डिटरमाइन करता है y को और y डिटरमाइन करता है z को, अगर x डिटरमाइन y एंड y डिटरमाइन z वैलिड FD हैं, तो जो x डिटरमाइन z होगा ये भी वैलिड होगा। यानी अगर x डिटरमाइन करता है y को और y डिटरमाइन करता है z को, तो x डिटरमाइन करेगा z को। यही क्या है, ट्रांजिटिविटी। इसका मीनिंग से पढ़ते हैं कि अगर एक एट्रीब्यूट है जो डिपेंड करता है सेकेंड एट्रीब्यूट से ना, यानी इफ़ वन एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन द सेकेंड एट्रीब्यूट, एंड जो सेकेंड एट्रीब्यूट है वो डिपेंड करता है थर्ड पर, जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है वो डिपेंड करेगा थर्ड पर। यही आपका क्या बोलता है, ट्रांजिटिविटी रूल। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोल नंबर, डिपार्टमेंट और बिल्डिंग का कुछ इस तरह से टेबल बना है। अब देखिए ट्रांजिटिविटी क्या करता है कि अगर x डिटरमाइन करे y को और y डिटरमाइन, यानी एक देखिए वन एट्रीब्यूट डिपेंड करे दूसरे एट्रीब्यूट पर और दूसरा डिपेंड करे तीसरे एट्रीब्यूट से, पहला डिपेंड करेगा तीसरे एट्रीब्यूट में। इसके कहने का मतलब ये है, यानी अगर पहला दूसरे पे डिपेंड करता है, दूसरा तीसरे पे डिपेंड करता है, तो पहला तीसरे पे भी डिपेंड करेगा। दिस इज़ द रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी। यहाँ पर वही लिखा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि रोल नंबर, डिपार्टमेंट और बिल्डिंग का कुछ कॉलम बना है। इस एग्जाम्पल को एक बार देख लीजिए। तो देखिए रोल नंबर, डिपार्टमेंट का और बिल्डिंग का क्या बना था, कॉलम बना था, वो बना था, टेबल बना था ना। एक तरफ रोल नंबर था, एक तरफ डिपार्टमेंट और एक तरफ बिल्डिंग था। तो देखिए रोल नंबर जो है वो डिपार्टमेंट को डिटरमाइन कर रहा है, यानी नोइंग रोल नंबर गिवन डिटरमाइन द, हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसको, डिपार्टमेंट को ना। अब डिपार्टमेंट से हम बिल्डिंग को डिटरमाइन कर सकते हैं ना, डिपार्टमेंट से हम बिल्डिंग को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ट्रांजिटिविटी के हिसाब से हम रोल नंबर से बिल्डिंग को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। यही आपका ट्रांजिटिविटी है, यानी बाय ट्रांजिटिविटी आप रोल नंबर से बिल्डिंग को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वही लिखा है कि अगर ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो ए सी को डिटरमाइन करेगा। दिस इज द रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी। अब कुछ सेकेंडरी रूल होते हैं, जैसे कि अदर प्रॉपर्टी, जो कि आर्मस्ट्रांग एक्जिम से ही डिराइव हुए हैं, जैसे कि यूनियन। यूनियन क्या है, जैसे कि देखिए यूनियन में यह कह सकते हैं कि अगर x डिटरमाइन कर रहा है y को और x डिटरमाइन कर रहा है z को, तो x डिटरमाइन करेगा y और z को। यानी यहाँ पर तो x ही रहेगा, लेकिन y और z, जैसे कि x डिटरमाइन कर रहा है y को और x डिटरमाइन कर रहा है z को, यानी x y को भी डिटरमाइन कर रहा है, z को डिटरमाइन करेगा। तो x जो है वो डिटरमाइन किसको करेगा, y और z दोनों को। ये यूनियन कहता है। दोनों को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये यूनियन आ गया। अब डीकम्पोजिशन क्या है, जैसे कि यूनियन का ही उल्टा है। जैसे कि x डिटरमाइन करता है y और z को, तो डीकम्पोजिशन मतलब इसको हम तोड़ दिए, x डिटरमाइन कर रहा है y को और x डिटरमाइन कर रहा है z को। ठीक, ये डीकम्पोजिशन है। अब कंपोजिशन मतलब कि मान लीजिए p जो है वो डिटरमाइन कर रहा है Q को और A जो है वो डिटरमाइन कर रहा है B को। तो अगर हम PA इन दोनों को जो क्या कर रहे हैं, सेम ऑर्डर को अगर इन एक साथ ले ले और QB को एक साथ ले ले, तो ये भी क्या है, यही कंपोजिशन है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि अगर P डिटरमाइन करे Q को, A डिटरमाइन करे B को ऑफ सेम ऑर्डर, देन PA डिटरमाइन करेगा QB को। यानी लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दीजिए एक साथ, लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम ऑर्डर के हैं उनको वो जो वैल्यू हैं वो डिटरमाइन करेगा राइट हैंड साइड के दूसरे वैल्यू के, जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह इसका कहने का मतलब ये है कि अगर P डिटरमाइन कर रहा है Q को
और ए डिटरमाइन कर रहा है बी को। तो जो पी ए है, ये जो पी ए है लेफ्ट हैंड साइड का, वो किसको डिटरमाइन करेगा, क्यू और बी को। ये कौन है, कंपोजिशन रूल। कंपोजिशन मतलब दोनों को हमने क्या किया, क्या कर लिया, कंपोजिट कर दिया, ठीक। और ये देखिए जो ए और बी है इनका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये यहाँ पर कंपोजिशन का रूल चलेगा। तो आपने यूनियन, डिकम्पोजिशन और कंपोजिशन रूल पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सूडो ट्रांजिटिव रूल क्या होता है। तो सूडो ट्रांजिटिव मतलब नकली ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी क्या था, जैसे कि एक्स डिटरमाइन कर रहा है वाई को, ठीक। अब देखिए सूडो ट्रांजिटिविटी में क्या कर रहे हैं हम, तो वाई जेड जो है वो डिटरमाइन कर रहा है किसको, डब्ल्यू को। मान लीजिए कि एक्स डिटरमाइन कर रहा है वाई को और वाई जेड क्या है, डिटरमाइन कर रहा है डब्ल्यू को। तो जो एक्स जेड है इसके साथ जो एक्स जेड है वो डिटरमाइन करेगा डब्ल्यू को। इसका सूडो ट्रांजिटिविटी का मतलब ये हो गया, ठीक। अब हम आगे जो है वो आगे हम फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।